तो आज हम एक ऐसे एल्गोरिदम की तह तक जा रहे हैं जिसने मशीन लर्निंग की दुनिया में आप कह सकते हैं काफी धूम मचा रखी है। XGBoost। हाँ बिल्कुल। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक लेख है, वो इसे मशीन लर्निंग का पावर हाउस कह रहे हैं। हाँ मैंने देखा है वो लेख, काफी पॉपुलर है ये। तो सवाल सीधा सा है मेरा, आखिर ये मशीन लर्निंग प्रतियोगिताओं में इतना सफल क्यों है भाई? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं आज। हाँ कोशिश करते हैं। देखिए XGBoost, इसका पूरा नाम है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, ओके। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ओके। और इसका जो मेन मकसद है वो है ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क को उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना। बूस्टेड ट्री एल्गोरिथम्स को और पावरफुल बनाना। अच्छा, तो इसकी क्या खास बातें हैं, मतलब जो इसे इतना अलग बनाती हैं? देखिए सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है जी। वो है इसका जबरदस्त प्रदर्शन और कार्यकुशलता। स्पीड। स्पीड। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत तेज है और सिर्फ तेज ही नहीं, कम रिसोर्स में ज्यादा डेटा प्रोसेस कर लेता है। अच्छा। और दूसरी चीज, ये काफी लचीला है, मतलब कई तरह के काम कर सकता है, रिग्रेशन हो, क्लासिफिकेशन हो या फिर रैंकिंग। हाँ, स्पीड तो अहम है, मान गए, खासकर प्रतियोगिताओं में जहाँ टाइम का प्रेशर होता है। बिल्कुल। पर लेख में ये भी इशारा था कि सिर्फ तेज होना ही काफी नहीं है। और क्या है इसकी सफलता के पीछे? शायद बड़े डेटा से निपटने की क्षमता। सही पकड़ा, यहीं पर इसकी स्केलेबिलिटी काम आती है। स्केलेबिलिटी। हाँ, XGBoost जो है वो बड़े बड़े डेटा सेट्स को आराम से हैंडल कर लेता है, क्योंकि ये पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दोनों को सपोर्ट करता है। ओके, ये तो बड़ा फायदा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन, वो ओवरफिटिंग रोकने वाला मामला। हाँ वही, इसमें L1 और L2 रेगुलराइजेशन इनबिल्ट है। ये मॉडल को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से रोकता है, मतलब ओवरफिटिंग नहीं होने देता। अच्छा। नहीं है, बल्कि नए अनदेखे डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। ये बूस्टिंग एल्गोरिदम्स के लिए बहुत जरूरी होता है। समझ गई। तो मतलब स्पीड भी है और मॉडल मजबूत और भरोसेमंद भी बनता है। ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना? बिल्कुल। सटीकता का क्या? क्या ये वाकई दूसरे तरीकों से ज्यादा सटीक नतीजे देता है? हाँ, अक्सर देता है। इसकी बेहतर सटीकता के पीछे आप कह सकते हैं दो मुख्य कारण हैं। अच्छा। पहला, इसका जो ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क है वो ऑप्टिमाइज्ड है। वो मॉडल की गलतियों को यानी लॉस को ज्यादा असरदार तरीके से कम करता है। और दूसरा, इसमें हाइपोपैरामीटर ट्यूनिंग की अच्छी सुविधा है। आप मॉडल की सेटिंग्स को अपने डेटा के हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं बढ़िया रिजल्ट्स के लिए। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि XGBoost गायब डेटा, मतलब मिसिंग वैल्यूज को खुद ही संभाल लेता है। ये कैसे होता है? ज्यादातर में तो पहले डेटा साफ करना पड़ता है ना? हाँ, ये वाकई इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। XGBoost क्या करता है, वो मिसिंग वैल्यूज से ही सीखता है। मतलब? हाँ, वो डेटा में उनका पैटर्न समझता है और फिर प्रोसेसिंग के दौरान उस जानकारी को इस्तेमाल करता है। इसके लिए अलग से कोई खास प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, ये तो कमाल है। इसी वजह से ये वास्तविक दुनिया के डेटा के लिए, जो अक्सर अधूरा या थोड़ा मेसी होता है, बहुत पावरफुल बन जाता है। और हाँ, ये आउटलायर्स के प्रति भी ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा, तो प्रतियोगिताओं में जहां डेटा हमेशा परफेक्ट नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। समझ गए। तो ये सिर्फ प्रतियोगिताओं का ही बादशाह नहीं है, बल्कि असल दुनिया की समस्याओं को हल करने में भी उतना ही कारगर है। लेख में इसके कई उपयोग भी बताए गए थे, जैसे वित्त क्षेत्र में। हाँ, फाइनेंस में तो काफी इस्तेमाल होता है। क्रेडिट स्कोरिंग तो है ही, साथ में फ्रॉड डिटेक्शन में भी, जैसे लेन देन के पैटर्न देखकर धोखाधड़ी का पता लगाना। और स्वास्थ्य सेवा में भी, जैसे किसी बीमारी की भविष्यवाणी करना या मरीज के रिस्क का अंदाजा लगाना। फिर ई-कॉमर्स में रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए, कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए। हाँ, मार्केटिंग में भी देखा मैंने, एड क्लिक प्रिडिक्शन वगैरह। बिल्कुल। इसकी मजबूती और लचीलापन इसे इतने अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपयोगी बनाते हैं। ये दिखाता है कि इसकी कोर क्षमताएं कितनी वर्सेटाइल हैं। तो हमने देखा कि ये कितना शक्तिशाली है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो शुरुआत कैसे करें? क्या ये बहुत मुश्किल है सीखना? नहीं, शुरुआत करना काफी सीधा है असल में। अच्छा। इंस्टॉलेशन तो बहुत आसान है। जैसे पाइथन यूज कर रहे हैं तो पिप से, आर यूज कर रहे हैं तो क्रेन से, मतलब जो स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर्स हैं उनसे हो जाता है। ठीक है। और डेटा तैयारी, उसका क्या? और डेटा तैयारी की सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये मिसिंग वैल्यूज को खुद हैंडल कर लेता है, जैसा हमने कहा। हाँ, कभी-कभी बेसिक प्री प्रोसेसिंग जैसे फीचर स्केलिंग वगैरह करने से थोड़ी मदद मिल सकती है, पर हमेशा जरूरी नहीं। और फिर मॉडल ट्रेनिंग? हाँ, मॉडल ट्रेनिंग में आपको सही ऑब्जेक्टिव फंक्शन चुनना होता है।
मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन वगैरह। और हाइपर पैरामीटर्स को एक शुरुआती अंदाजे से सेट करना होता है। और बेहतरीन नतीजों के लिए उसके लिए फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, मतलब हाइपर पैरामीटर्स की बेस्ट वैल्यूज ढूंढना। इसके लिए ग्रिड सर्च या रैंडम सर्च जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये मशीन लर्निंग के रुझानों या इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल बन गया है। निश्चित रूप से। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो XGBoost की असली ताकत इसकी स्पीड, सटीकता, लचीलेपन और बड़े या अधूरे डेटा को संभालने की क्षमता के एक साथ होने में है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ही इसे खास बनाता है। बिल्कुल। इसने उन कई मुश्किलों का हल निकाला है जहां पहले के तरीके थोड़ा स्ट्रगल करते थे। और डेटा साइंटिस्ट्स के बीच इसकी जो लोकप्रियता है और जिस तरह से ये लगातार डेवलप हो रहा है, वो बताता है कि ये आगे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाती हूँ अपने सुनने वालों को। अगर XGBoost गायब डेटा से भी पैटर्न सीख सकता है, तो ये उन जटिल समस्याओं के बारे में क्या बताता है जहाँ हमारे पास शायद पूरा डेटा होता ही नहीं? दिलचस्प सवाल है। क्या ये एल्गोरिदम उन अनजानियों में भी कुछ समझ पैदा करने की एक क्षमता रखते हैं? कुछ सोचने लायक बात है ना? बिल्कुल सोचने लायक बात है।